Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. एक वीक का टाइम और है आप लोगों के पास, तो जमकर तैयारी कीजिए। और यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं हैं क्योंकि जितना शॉर्ट टाइम पीरियड में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा देर तक हम उनको रिटेन कर पाएंगे माइंड के अंदर। इसीलिए मैंने कम क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज़ टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स अबाउट मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन lithium carbonate. Which of the following medication should she instruct the patient to avoid because of the increased risk of lithium toxicity? यहाँ पर आपको उस मेडिकेशन को चूज़ करना है जिसकी वजह से जो लिथियम जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ पर यही कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो नर्स है वो एक ग्रुप को टीच कर रही हैं और मूड स्टेबलाइजिंग जो मेडिकेशन होती हैं लाइक लिथियम कार्बोनेट है उसके बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इनमें से वो कौन सी ड्रग है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम लिथियम कार्बोनेट को अगर यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स या फिर डायूरेटिक्स एंड एंटासिड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जब भी हम यूज़ करते हैं, अगर हम लिथियम कार्बोनेट को यूज़ कर रहे हैं गाइज और साथ में अगर डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप हो सकती है वो ये है कि ये जो ड्रग है वो लिथियम की जो एक्सक्रीशन होती है उसकी रेट को ये कम कर देती है। जब यहाँ पर लिथियम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जब भी हम लिथियम को यूज़ करते हैं गाइस तो साथ में डायूरेटिक्स को यूज़ नहीं करते हैं। एंड मिथाइल डोपा एंड एनसेड्स ये भी ऐसी ही ड्रग्स हैं जो कि लिथियम का जो एक्सक्रीशन है उसको इनहिबिट करती हैं। तो यहाँ पर 3 ड्रग्स आपके पास हैं, डायूरेटिक्स, मिथाइल डोपा एंड एनसेड। इनको हमें अवॉइड करना होता है जब भी हम लिथियम को एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को, या पेशेंट लिथियम की जो मेडिकेशन है उसके ऊपर है तो उसको इन ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स इज डूइंग एंडोट्रैकियल सक्शनिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर, द नर्स नोट्स डिक्रीजिंग हार्ट रेट ऑन द मॉनिटर, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन। यहाँ पे हमसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन पूछा जा रहा है अगर एक नर्स एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर रही हैं और जो प्रोसीजर है उसके दौरान हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही है, मॉनिटर पर वो ये देख पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो नर्स है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होना चाहिए या क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यू टू सक्शन, या फिर स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है एंश्योर द सक्शन इज़ लिमिटेड टू 15 सेकेंड, एंड लास्ट ऑप्शन है नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट की हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही है, और हार्ट रेट डिक्रीज़ होने का मतलब है कि यहाँ पर वाइटल साइंस के अंदर हमें चेंज देखने को मिल रहा है गाइज। और जब वाइटल साइन के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देना है। जो ऑप्शन है स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो यहाँ पर क्रिटिकल हो सकती है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही है। जो भी प्रोसीजर है उसको हम स्टॉप कर देते हैं एंड फिर यहाँ पर रीऑक्सीजनेट करेंगे हम पेशेंट को
सो ये यहाँ पर जो आंसर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड्स मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। सो हमारे पास ऑप्शन है प्राइमोर्डियल लेवल, ऑप्शन बी प्राइमरी लेवल, ऑप्शन सी सेकेंडरी लेवल और ऑप्शन डी टर्शरी लेवल। सो वो कौन सा लेवल है जिसके अंदर हम मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग प्राइमोर्डियल जो लेवल होता है, इसमें क्या करेंगे हम, जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ डेवलप होती है, सो हमें वहाँ पर कंसंट्रेट करना होता है, हेल्थ एजुकेशन देनी होती है पेशेंट को, और जो भी डिजीज़ हैं लाइक क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको हम इस तरीके से प्रिवेंट करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर। सो यहाँ पर ये बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड प्राइमरी जो लेवल है उसमें क्या होगा, डिजीज़ होने से पहले ही हमें एक्शन लेना है। सो जब भी हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसको प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन कहा जाता है। लाइक हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं या फिर एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके जो भी डिजीज़ होने वाली है, सो उससे हम इस तरीके से डिजीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट करते हैं। लाइक इम्यूनाइजेशन है, अगर डिजीज़ डेवलप नहीं हुई है उससे पहले ही हम इम्यूनाइज़ कर रहे हैं बेबी को, या फिर कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को जिनकी कमी से डिजीज़ हो सकती है उनको हम इस तरीके से अवॉइड करते हैं। तो ये जो तरीका है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का तरीका है। एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन का जो मेथड है उसके अंदर हम अर्ली डायग्नोसिस पर फोकस करते हैं और जो भी डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों ही यूज़ में ला रहे हैं। सो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है टर्शरी लेवल। इसके अंदर हम जो भी प्रिवेंशन करते हैं, मीन्स यहाँ पर अगर हमें मेडिकल हेल्प लेनी है तो भी हम लेंगे, और पेशेंट को अगर सर्जिकली ट्रीट करना है तो भी हम उसको ट्रीट करेंगे। सो हमें एनी हाउ जो पेशेंट है उसको एक ऐसी कंडीशन में रखना है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको हम लिमिट कर पाएँ। सो उसके लिए हम दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो जब हम इस तरीके से दोनों ही मेजर्स को अपना रहे हैं, चाहे वो मेडिकल थेरेपी के रूप में हो या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट के रूप में, सो ये जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये टर्शरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर फीचर्स इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ अ न्यू बॉर्न एक्सेप्ट। सो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी करेक्ट हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो हमें उस एक को आइडेंटिफाई करना है जो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के साथ में रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन है इट पीक्स बाय थर्ड डे ऑफ। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की जो कंडीशन है इसमें जो पीक हमें देखने को मिलता है वो थर्ड डे ऑफ लाइफ से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स के अंदर ये फिफ्थ डे पर भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको दोनों ही ऑप्शन को कंसीडर करना है। आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक करना है, चाहे वो थर्ड हो या फिर फिफ्थ डे हो, क्योंकि एंकलेक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें फिफ्थ डे पर पीक दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रिलेट करता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के साथ में। एंड ऑप्शन बी है इट अपीयर्स बिफोर अटेनिंग 24 आवर्स ऑफ एज। सो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर 24 आवर्स से पहले अगर हमें जॉन्डिस के साइन देखने को मिलते हैं तो इट मीन्स ये एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का साइन है, और यहाँ पर हीमोलाइसिस हो सकता है आरबीसी का, जिसकी वजह से हमें जो जॉन्डिस की जो कंडीशन है जो कि 24 आवर्स का जो एज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले ही जॉन्डिस के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। एंड ऑप्शन सी देखिए, इट अपीयर्स आफ्टर अटेनिंग 24 आवर्स ऑफ एज, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में अगर हम
एक फुल टर्म जो नियोनेट होता है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस की कंडीशन है वो 24 आवर्स के बाद में हमें देखने को मिलती है। एंड जो प्री मेच्योर नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर 48 आवर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद हमें फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस होते हैं उसके साइन देखने को मिलते हैं। सो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के साथ में रिलेट करता है। एंड फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ, ये भी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो बी है वो रिलेट नहीं करता है, वो रिलेट करता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एपिस्टैक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब एपिस्टैक्सिस के मैनेजमेंट में हम काम में लेते हैं सिवाय एक को छोड़ के। सो उस एक को हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास अलाउिंग द पेशेंट टू स्नीज। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उसका मतलब है कि हम ऐसी कंडीशन में पेशेंट को स्नीज यानी छींकने के लिए अलाउ कर सकते हैं। सो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को जो स्नीज है उसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर पेशेंट स्नीज करता है तो जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है और जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है इस केस के अंदर। सो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उसको देखिए, अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एपिस्टैक्सिस के मैनेजमेंट में हम इस तरीके का प्रेशर अप्लाई करेंगे नोज़ के ऊपर और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक जो क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म होता है वो यहाँ पर वर्क करता है और जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है उसको स्लो डाउन होने के लिए हेल्प मिलती है। एंड ऑप्शन सी है अप्लाइंग आइस ओवर द नोज़, ये जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हम आइस अप्लाई करेंगे या कोल्ड स्पंजिंग जो है ये हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है उसके अंदर कमी आएगी। तो ये जो ऑप्शन है वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है एपिस्टैक्सिस के। एंड ऑप्शन फोर्थ है कीपिंग द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन विद द नेक फ्लेक्स्ड, बिल्कुल सही है। जब भी हम एपिस्टैक्सिस का मैनेजमेंट करेंगे तो पेशेंट के लिए एक बेस्ट पोजीशन होती है इस कंडीशन में कि यहाँ पे हम उसको सिटिंग पोजीशन देंगे, क्योंकि जो भी फ्लूइड है या फिर ब्लड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एस्पिरेट ना करें, इस वजह से हम यहाँ पेशेंट को जो सिटिंग पोजीशन है और नेक फ्लेक्स्ड रहेगी इस कंडीशन में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है अलाउिंग द पेशेंट टू स्नीज, ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पर हम इसको चूज़ करेंगे। ये एपिस्टैक्सिस का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप्स बाय द एज ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास 3 months आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी 6 months आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी बर्थ एंड ऑप्शन डी 8 months आफ्टर बर्थ। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 8 months आफ्टर बर्थ। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है कि बेबी इस एज तक आते आते जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करने लगता है, लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेंजर उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उससे एंजाइटी डेवलप होती है बच्चे को कि वो समझ जाता है कि ये उसके फैमिली का मेंबर नहीं है। तो यहाँ तक ब्रेन जो है उसका इतना डेवलप हो सकता है कि वो फैमिली मेम्बर और स्ट्रेंजर के बीच के अंदर जो एक डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर बेबी स्ट्रेंजर से एंजाइटी को शो करता है आफ्टर 8 months।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ जोन्स क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें जो मेजर मैनिफेस्टेशन है जो कि जोन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए रूमेटिक फीवर के अंदर, सिवाय एक को छोड़कर। सो यहाँ पर कार्डाइटिस, माइग्रेटरी, पॉलीआर्थराइटिस एंड एरिथमा मार्जिनेटम, ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये मेजर मैनिफेस्टेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एंड माइनर जो मैनिफेस्टेशन है उनके अंदर फीवर, अर्थरालजिया, एलिवेटेड ESR और पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल ये देखने को मिलता है, और जो PR इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन C है। फीवर जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें माइनर मैनिफेस्टेशन के अंदर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू जोन्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ इन डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेजेस को फाइंड आउट करना है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, किस किस तरीके से स्टेजेस डेवलप होती हैं बेबी के अंदर। सो ये जो स्टेजेस हैं वो फ्लूइड का जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फैलिक, ऑरल, लेटेंसी, जेनाइटल एंड एनल। ये सभी स्टेजेस हैं, इनको हमें ऑर्डर के अंदर लगाना है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ऑप्शन सी देखिए, लेटेंसी, ओरल, डिनायल, एनल एंड जेनाइटल। एंड ऑप्शन डी है बर्थ, चाइल्ड, अडल्ट एंड डाई। सो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो फ्लूइड के अकॉर्डिंग हैं, एंड फ्लूइड ने जो स्टेजेस दी हैं वो हैं ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। सो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, आपको याद रखना है। और अगर आपको याद नहीं है गाइस तो भी चैनल के ऊपर एक पूरी वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। ट्रिक से मैंने आपको इन सभी स्टेजेस को याद रखना बताया है। सो आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए, साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजाइनल ब्लीडिंग अकर्स बिफोर 28th वीक ऑफ जेस्टेशन इंडिकेट्स। अगर ब्लीडिंग 28 वीक से पहले हो रही है तो ये किसका इंडिकेशन है, कौन से टाइप का वो अबॉर्शन है। सो जो ऑप्शन फर्स्ट है उसके अंदर हमें किस तरीके के साइन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी एंड क्रैम्पिंग के साइन होंगे, और जो सर्वाइकल डायलेटेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो इनकम्प्लीट जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो यहाँ पर रिटेन करेगा। सो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक अबॉर्शन का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अबॉर्शन है इनकम्प्लीट टाइप का। सो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इनएविटेबल अबॉर्शन। सो यहाँ पर ये जो अबॉर्शन है इसके अंदर भी हमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो यहाँ पर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी इन कंपेयर ऑफ थिएटन अबॉर्शन। सो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो अबॉर्शन है वो इनएविटेबल अबॉर्शन है या फिर थिएटन अबॉर्शन है। सो इनएविटेबल जो अबॉर्शन है उसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो एक्सेस में होती है। एंड ऑप्शन सी है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा कि यहाँ पर जो फीटस है या तो वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है या फिर फॉर्म हो चुका है और वो डेड हो चुका है, लेकिन जो प्लेसेंटा है एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं वो अभी तक यूट्रस के अंदर है। सो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है।
एंड जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। जैसे कि इसको हम नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है इसके अंदर अभी जो अबॉर्शन है वो हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है साइन आ रहे हैं अबॉर्शन के, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग के हमें साइन देखने को मिल रहे हैं। थ्रेट कर रहा है इस कंडीशन में, ये जो अबॉर्शन है वो थ्रेट कर रहा है कि अबॉर्शन हो भी सकता है। एंड जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, जैसा कि मैंने कहा कि इनएविटेबल जो अबॉर्शन है उसके अंदर इन कंपेयर ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन हमें ज़्यादा ब्लीडिंग के साइन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा ब्लीडिंग के साइन नहीं देखने को मिलेंगे। और इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो अबॉर्शन है अभी हुआ नहीं है, थ्रेट कर रहा है, और ये जो टाइप है वो थ्रेटन अबॉर्शन का टाइप है। सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। सो हमें यहाँ पर बताना है HCG जो हार्मोन है वो किससे प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन है यॉर्क सैक, ऑप्शन बी सिस्टियोट्रोफोब्लास्ट, एंड ऑप्शन सी साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड ऑप्शन डी डेसिडुआ। सो इसका राइट ऑप्शन है सिस्टियोट्रोफोब्लास्ट से ही HCG का जो प्रोडक्शन है वो होता है। All the following are natural contraceptive methods involving abstention except। सो हमें यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी है ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, एंड ऑप्शन सी है डायफ्राम, एंड ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी डायफ्राम। ये एक रबर मटेरियल का बना हुआ डिवाइस होता है जिसको कि वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है बिफोर इंटरकोर्स है, और आफ्टर इंटरकोर्स इसको 6 आवर तक वहीं पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो एंटर ना हो सके यूट्रस के अंदर। सो ये पूरी तरीके से कवर कर लेता है कैनाल को। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर इज़। सो यहाँ पर हमें सबसे जो कॉमन फॉर्म है ट्यूमर का जो कि चाइल्डहुड में ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है उसको बताना है। सो ऑप्शन है मेड्यूलोब्लास्टोमा। मेड्यूलोब्लास्टोमा जो कंडीशन है वो एक कैंसरस ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन है, बच्चों के अंदर ये देखने को मिलती है और ये मोस्ट कॉमन है बच्चों के अंदर। मेड्यूलोब्लास्टोमा है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो लोअर बैक पोर्शन होता है ब्रेन का, जिसको कि सेरिबैलम कहा जाता है, वहाँ पे हमें ये जो ट्यूमर के साइन हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड जो सेकंड ऑप्शन है ग्लियोमा। ग्लियोमा टाइप है ट्यूमर का जो कि ब्रेन की जो सेल्स होती हैं ग्लियल सेल्स और स्पाइन के अंदर भी होती हैं ये सेल्स। तो यहाँ पर ये जो ट्यूमर है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑप्शन सी है एस्ट्रोसाइटोमा। ये जो ट्यूमर्स हैं एस्ट्रोसाइटोमा ये डेवलप होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स जो स्टार शेप की ये सेल्स होती हैं जिनसे ये एस्ट्रोसाइटोमास डेवलप होते हैं, और ये अडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोसाइटोमा जो ट्यूमर है वो काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है ब्रेन के अंदर। सो ये अडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। एंड एपेंडाइमोमा, ये जो ट्यूमर है वो एपेंडाइमल सेल्स से ऑरिजिनेट होता है, एंड ये जो सेल्स हैं वो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो ट्यूमर है वो मैन, वुमन, चिल्ड्रन इन सभी में देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो ज़्यादा केसेस हैं वो हमें चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि जो मेड्यूलोब्लास्टोमा है
उसके केसेस बच्चों के अंदर ब्रेन ट्यूमर के रूप में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको उस जॉइंट का नाम बताना है जिसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है शोल्डर जॉइंट, ऑप्शन बी एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी नी जॉइंट या फिर ऑप्शन डी हिप जॉइंट। सो ग्लिनोह्यूमरल जो जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट को कहा जाता है गाइस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग अंटिल 8 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नॉन एज। ऑप्शन ए है हमारे पास कॉरियन, ऑप्शन बी नियोनेट, ऑप्शन सी फीटस एंड ऑप्शन डी एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। इम्प्लांटेशन के बाद में 8 वीक तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, सो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। सो ये जो सीरीज़ है हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है गाइज़, और आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें, और जितने भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप लोग साथ साथ में जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है उसको भी चेक कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।